नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दादी माँ की चिट्ठी में। पिछले भाग में आपने सुना कि एक सफल लेकिन घमंडी इंसान विवेक अपनी ही जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर आ चुका था। एक पुरानी चिट्ठी ने उसकी वर्षों पुराने घमंड को हिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आज एक ऐसा नाम सामने आने वाला है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, और वही भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। क्या आदित्य सचमुच दोषी है? लोकर नंबर 27 में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए लोग किसी की जान लेने तक को तैयार हैं? और क्या विवेक पहली बार अपने ही कर्मों का असली हिसाब उसे मिलेगा? आइए सुनते हैं दादी माँ की चिट्ठी में कर्मों का हिसाब यही मिलता है का भाग 2। बच्चों, अब विवेक ने कांपते हाथों से दूसरा लिफाफा खोला। अंदर माँ की वही सुंदर लिखावट। बेटा विवेक, अगर पहली चिट्ठी पढ़कर तेरी आंखों में आंसू आए हैं तो इसका मतलब तेरा दिल अभी पूरा पत्थर नहीं बना। याद रख, भगवान तुझे सजा नहीं दे रहे, वे तुझे वापस इंसान बना रहे हैं। जिस इंसान को तूने सबसे ज्यादा दुख दिया उसी से मिल। हो सकता है वह तुझे माफ कर दे, हो सकता है कभी ना करे, लेकिन माफी मांगना तेरे कर्म का पहला प्रायश्चित होगा। बेटा, कर्मों का हिसाब पैसे देकर नहीं, सिर झुका कर चुकाया जाता है। विवेक की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इतने सालों में उसने करोड़ों के सौदे किए थे, लेकिन आज उसे महसूस हुआ सबसे मुश्किल काम माफी कहना होता है। अगली सुबह उसने अपने पुराने स्कूल का रास्ता पकड़ लिया। स्कूल अब पहले जैसा नहीं था। नई बिल्डिंग बन चुकी थी, लेकिन मैदान वही था। पीपल का पेड़ वही था और स्कूल के पीछे वही पुराना कुआं भी था। विवेक धीरे धीरे उस कुएं के पास गया। उसने नीचे झांका। पानी में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया और उसी पर ऐसा लगा जैसे पानी में एक और चेहरा उभर रहा हो। एक 12 साल का लड़का जो रो रहा था और पूछ रहा था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था विवेक? विवेक पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या यह उसका भ्रम था या उसका अपराध बोध अब आंखों के सामने आकार लेने लगा था? तभी पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आई, तुम विवेक हो ना? विवेक ने मुड़कर देखा। सामने स्कूल के रिटायर्ड प्रधानाचार्य शर्मा सर खड़े थे। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम्हें पता है सुरेश जिंदा है? विवेक की धड़कनें रुक सी गई। कहाँ है वो? शर्मा सर ने गहरी सांस ली। जिंदा तो है, लेकिन जिस हाल में है उसे देखकर शायद तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोला, सर मुझे उसके पास ले चलिए। शर्मा सर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, चलो, लेकिन याद रखना उस दरवाजे खुलते तो हैं, पर उनके पीछे इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोनों कार की ओर बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था अगले 1 घंटे में विवेक का सामना अपने कर्मों के पहले असली हिसाब से होने वाला था। अब कार शहर से निकलकर एक छोटे से कस्बे की ओर बढ़ रही थी। पूरे रास्ते विवेक की नजर खिड़की के बाहर थी, लेकिन उसका मन 20 साल पीछे अटका हुआ था। बार बार वही सवाल, अगर सुरेश ने मुझे माफ नहीं किया तो, अगर मुझे अपमानित कर दिया तो, अगर उसने कहा निकल जाओ। शर्मा सर चुप बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि आज पहली बार विवेक करोड़पति नहीं, एक डरा हुआ इंसान बन गया था। करीब 1.5 घंटे बाद कार एक पुराने मोहल्ले में रुकी। सामने एक छोटा सा मकान, दीवारों की पुताई उखड़ चुकी थी। दरवाजे पर तुलसी का गमला रखा था। आंगन में 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। विवेक ने सोचा, क्या सुरेश यहीं रहता है? शर्मा सर मुस्कुराए। हाँ। विवेक के कदम भारी हो गए। उसने जैसे तैसे दरवाजा खटखटाया।
कुछ ही पलों के बाद करीब 40-45 साल का एक साधारण सा आदमी बाहर आया। सफेद कुर्ता, साधारण चप्पल, चेहरे पर सादगी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। विवेक उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा विवेक, उसकी आवाज सुनते ही विवेक का पूरा शरीर कांप गया। सुरेश। सुरेश मुस्कुरा दिया। हाँ, 20 साल बाद दो दोस्त आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के बीच 20 साल का मौन खड़ा था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुरेश ने पूरा दरवाजा खोल दिया। अंदर आओ। विवेक हैरान था। उसे लगा था सुरेश उसे देखकर गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था, ना ही नफरत थी, बस एक अजीब सी सहजता। दोनों बैठक में बैठे। कमरा बहुत साधारण था। लकड़ी की पुरानी अलमारी, दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीर, एक कोने में किताबों की रैक और सामने कुछ बच्चियों की कापियां। विवेक ने पूछा, क्या करता है तो? सुरेश मुस्कुराया, कहता मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। स्कूल में नहीं, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते उन्हें घर पर। विवेक कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई। पापा, ये मैथ्स वाला सवाल समझ नहीं आया। सुरेश ने प्यार से उसकी कॉपी ली, 2 मिनट में समझाया। बच्ची मुस्कुराकर भाग गई। विवेक यह सब देखता रहा। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा, अगर मैंने उसे धोखा नहीं दिया होता तो शायद आज ये आदमी किसी बड़ी कंपनी का मालिक होता। उसी पल उसने धीरे से कहा, सुरेश, मुझे तुझसे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। सुरेश ने उसकी तरफ देखा। माफी मांगनी है? विवेक ने सिर झुका लिया। हाँ। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर सुरेश ने ऐसी बात कही जिसकी विवेक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विवेक, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दिया था। विवेक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? हाँ, क्योंकि अगर मैं तुझसे नफरत करता तो सबसे ज्यादा जलता कौन? मैं। लेकिन मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुरेश हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, तूने मेरी जिंदगी बदली थी, बर्बाद नहीं। विवेक समझ नहीं पाया। मतलब? सुरेश धीरे धीरे बोला, उस दिन जब मैं प्रतियोगिता हार गया, मैं कई दिनों तक रोया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी समय मेरे गांव के एक शिक्षक ने कहा, बेटा, एक परीक्षा हारने से जिंदगी हार नहीं जाती। मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, रात को काम किया, दिन में पढ़ा। स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। आज मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन हर साल मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में से कई डॉक्टर बनते हैं, कई इंजीनियर और कुछ शिक्षक। वह मुस्कुराया। शायद अगर मैं उस दिन जीत जाता तो सिर्फ अपनी जिंदगी बनाता। हार कर मैंने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बना दी। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा सुरेश उससे नफरत करेगा, लेकिन सुरेश ने तो अपने दर्द को किसी और की उम्मीद बना दिया था। उसी समय विवेक ने कांपती आवाज में पूछा, फिर आदित्य की डायरी में तेरा नाम क्यों लिखा था? सुरेश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पहली बार नजरें झुका ली, क्योंकि आदित्य मेरा छोटा भाई है। विवेक के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। कमरा एकदम शांत हो गया। विवेक अवाक बैठा था। आदित्य तेरा भाई? सुरेश ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। विवेक को विश्वास ही नहीं हो रहा था। 15 साल तक आदित्य उसके साथ काम करता रहा, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह सुरेश का भाई है। उसने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? सुरेश ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैंने ही उसे मना किया था। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि मेरा अतीत उसके भविष्य पर बोझ बने। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर विवेक ने पूछा, तो उसने मेरे पैसे क्यों लिए? सुरेश की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। यही जानने के लिए मैं भी परेशान हूँ। क्या मतलब? 2 महीने पहले तक आदित्य बिल्कुल सामान्य था, फिर वह अचानक बदलने लगा।
चुप रहने लगा। रात रात भर जागता था, किसी से फोन पर धीरे धीरे बात करता था। जब मैंने पूछा तो बोला, भैया बस थोड़ा समय और। मुझे लगा शायद किसी परेशानी में है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। विवेक के मन में दर्जनों सवाल उठ रहे थे। अगर आदित्य ने बदला लेना होता तो वह इतने साल क्यों रुकता, 15 साल तक ईमानदारी से काम क्यों करता, अचानक सिर्फ अब क्यों। कुछ तो था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी घर के बाहर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। एक युवक भागता हुआ अंदर आया। उसने पुकारा, सुरेश भैया, और उसकी सांसें तेज चल रही थी। क्या हुआ? अस्पताल से फोन आया है। सुरेश घबरा गया। किसका? युवक बोला। आदित्य का। विवेक एकदम खड़ा हो गया। उसे क्या हुआ? युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो उसे गोली लगी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। क्या? कल रात किसी ने उस पर हमला किया था। वह अभी जिंदा है। हाँ, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं अगर अगले कुछ घंटे में होश नहीं आया तो वह आगे नहीं बोल पाया। विवेक और सुरेश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब मामला सिर्फ 20 करोड़ का नहीं था। कोई था जो आदित्य को हमेशा के लिए चुप कर देना चाहता था। लेकिन क्यों? क्या आदित्य ने सच में चोरी की थी, या वह किसी बहुत बड़े राज में फंस गया था? अगर वह निर्दोष था तो असली गुनाहगार कौन था? विवेक को अचानक दादी माँ की पहली चिट्ठी का आखिरी वाक्य याद आया। बेटा, जो दिखाई देता है सच हमेशा वह नहीं होता। वह और सुरेश बिना एक पल गवाए अस्पताल की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि अस्पताल के आईसीयू में होश और बेहोशी के बीच झूल रहा आदित्य एक ऐसा नाम लेने वाला था जो विवेक की पूरी दुनिया हिला देगा। बच्चों, अस्पताल के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। मीडिया को अभी तक खबर नहीं लगी थी, लेकिन अस्पताल के अंदर हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। विवेक और सुरेश दौड़ते हुए आईसीयू की ओर बढ़े। एक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मरीज की हालत अभी भी नाजुक है। गोली कंधे के पास लगी है। बहुत खून बह चुका है। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने सिर हिलाया। सिर्फ 2 मिनट, अगर उसे होश आया तो। आईसीयू के अंदर आदित्य मशीनों से जुड़ा हुआ था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में सुइयां। उसे देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जो कुछ दिन पहले तक विवेक की कंपनी का सबसे भरोसेमंद अधिकारी था। सुरेश धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने भाई का हाथ पकड़ लिया। आदित्य, कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर आदित्य की उंगलियां हल्की सी हिली। उसके पलकों में कंपन हुआ। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़े। होश आ रहा है? सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य, मैं हूँ, तेरे भैया। आदित्य ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली नजरों से उसने पहले सुरेश को देखा, फिर विवेक की तरफ। उसके होंठ कांप उठे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। डॉक्टर झुक गए। जो कहना है धीरे धीरे कहो। आदित्य ने बहुत कोशिश की। फिर टूटी हुई आवाज में सिर्फ 3 शब्द निकले, लोकर नंबर 27। विवेक तुरंत झुक गया। कौन सा लोकर? आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसने पूरी ताकत जुटाकर एक नाम लिया, महेश। और अगले ही पल मशीनों की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर चिल्लाए, सिस्टर जल्दी, बेबी गिर रहा है, सब बाहर हो जाइए। विवेक और सुरेश को भी बाहर निकाल दिया गया। कॉरिडोर में खड़े विवेक के दिमाग में एक नाम घूम रहा था, महेश। लेकिन यह महेश कौन था? उसे याद आया उसकी कंपनी में कई महेश काम करते थे। क्या उनमें से कोई, या कोई और? तभी राघव अस्पताल पहुंचा। विवेक, राघव कंपनी में कोई महेश है? राघव कुछ पल तो सोचता रहा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। महेश? हाँ, महेश अरोड़ा।
कौन? हमारा लीगल एडवाइजर। विवेक चौंक गया। महेश अरोड़ा पिछले 12 सालों से कंपनी का कानूनी सलाहकार, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, हर मुश्किल में कंपनी के साथ खड़ा रहने वाला आदमी। उस पर शक करने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन आदित्य मरते मरते उसी का नाम क्यों लेगा? उसी समय एक नर्स बाहर आई। मरीज फिर से बेहोश हो गया है। क्या अब खतरा टल गया? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। अभी कुछ नहीं कह सकते। अगले 24 घंटे निकल गए तो उम्मीद है। अस्पताल से बाहर निकलते समय विवेक ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल चल रहा है और शायद वह खुद उस खेल का सबसे बड़ा मोहरा है। अगली सुबह विवेक ने बिना किसी को बताए आदित्य के कमरे की तलाशी ली। कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था। एक साधारण अलमारी, कुछ किताबें, पुरानी डायरी और एक छोटा सा मंदिर। पहली नजर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन विवेक को आदित्य के आखिरी शब्द याद थे। लॉकर नंबर 27। उसने राघव से पूछा, क्या आदित्य का किसी बैंक में लॉकर था? राघव ने रिकॉर्ड निकलवाए। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ। कहाँ? शहर के पुराने कोऑपरेटिव बैंक में। लॉकर नंबर। राघव ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर उसकी आंखें फैल गई। 27। विवेक ने बिना देर किए बैंक जाने का फैसला किया। पुराना बैंक जहां अब बहुत कम लोग जाते थे। मैनेजर ने विवेक को पहचान लिया। नमस्ते सर, मुझे आदित्य शर्मा का लॉकर देखना है। मैनेजर ने कहा, सर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होगी। विवेक ने पुलिस से अनुमति दिलवाई। करीब 1 घंटे के बाद लॉकर नंबर 27 धीरे धीरे खोला गया। सबकी सांसें थम गई, लेकिन अंदर पैसे नहीं थे, न सोना न हीरे, सिर्फ एक पुराना पेन ड्राइव, एक बंद लिफाफा और एक छोटे बच्चों की फोटो। विवेक ने फोटो उठाई। उसमें लगभग 10 गरीब बच्चे मुस्कुरा रहे थे। पीछे लिखा था, सपनों को बचा लेना। विवेक कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने लिफाफा खोला। अंदर आदित्य की लिखावट थी। अगर यह पत्र किसी और के हाथ में पहुंचा है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ या सच बोलने की हालत में नहीं हूँ। सर, मैंने अपनी कंपनी से पैसे चुराए नहीं है, मैंने उन्हें छिपाया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। कंपनी के अंदर कोई ऐसा है जो वर्षों से फर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए बाहर भेज रहा है। जब मुझे सच्चाई पता चली तो उसने मुझे भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया।